आपने बायोडीज़ल का सुना होगा, अमेरिका कनाडा में मकई से हम बायोडीज़ल जब गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो इसी आयल से इथाइल अल्कोहल तैयार करते हैं और इसी से गाड़ियाँ चला रहे हैं। अस्सी भी छोटे होंगे छलियाँ बहुत खाते सी, ये नहीं अभी भी खाते हैं। इसकी जो अपना प्रोडक्शन है वो तकरीबन 4 से 500 मन है। 2 से 3 लाख हमें अपना पर एकड़ जो अपना इसकी बिकती है। छलियाँ भी बिक जाती हैं, बाद में जो अब टांडे हैं 8-10 हज़ार फी एकड़ वो भी सेल हो जाता है। नाज़रीन, मकई पाकिस्तान की गंदम और चावल के बाद तीसरी अहम तरीन कैश क्रॉप है, जिसको हम नकद आवर फसल कहते हैं। मकई जो है ये ना सिर्फ हमारी इंसानी खुराक में बल्कि हमारे जानों की खुराक में और इंडस्ट्रियल इसकी वैल्यूडेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान तकरीबन 31 लाख एकड़ पर मकई जो है वो काश्त करता है, जिससे तकरीबन 8.5 मिलियन टन मकई हम सालाना पैदावार हासिल करते हैं। ये जितनी पैदावार लेते हैं ये तकरीबन हमारी मुल्की पैदावार की बड़ी मुश्किल से जो है ना वो इसको पूरी कर पाता है, क्योंकि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में और डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो 2022 में हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई और हमने तकरीबन $5.5 मिलियन का जो है इसको एक्सपोर्ट किया, जिसके लिए हमने वियतनाम, इसको हमने श्रीलंका और मुख्तलिफ ममालिक को हमने इसको एक्सपोर्ट किया। लेकिन उसी साल हमने अमेरिका, ब्राज़ील और थाईलैंड से स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न और बेबी कॉर्न्स की बहुत सी वैरायटियाँ हमने तकरीबन $87 मिलियन की हमने इंपोर्ट भी की हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि जहाँ पे हम पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहीं पे हम इस तरह की वैरायटियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट भी कर रहे हैं। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम आए हुए हैं शरकपुर में, जहाँ पे हम आपको फार्मर से बात कराएंगे। इसके साथ आज हम आपको लेके जाएंगे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, जहाँ पे हम कुछ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। मकई के इस सफ़र में हमारे साथ रहिए, आइए चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल महमूद और इनके कज़न हैं वकास मनीर साहब, और ये दोनों कज़न ब्रदर हैं जिन्होंने मिलके ये सारे जगह को संभाला हुआ है। कितनी मकई लगाते हैं हर साल यहाँ पे और कब से लगा रहे हैं? ये हमें 20 से 25 साल हो गए हैं हम अपना मकई लगा रहे हैं। इधर हमारी ज़मीन 38 एकड़ अपनी ज़मीन है और शुरू से हम मकई और स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं। ये हमारी अपना है पानियर वैरायटी है अपना 50-50, तो अच्छी इसकी जो अपना प्रोडक्शन है अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन आगे जो हमारी मंडी है, लोकल मंडियों में इसका इतना ये इनके रेट नहीं है। इसकी जो अपना प्रोडक्शन है वो तकरीबन 4 से 500 मन है, ठीक है। 2 से 3 लाख हमें अपना पर एकड़ जो अपना इसकी बिकती है। छलियाँ भी बिक जाती हैं, बाद में जो अब टांडे हैं 8-10 हज़ार फी एकड़ वो भी सेल हो जाता है। पहले इसकी छलियाँ बेचते हैं, फिर इसका बनाते हैं, साली बनाते हैं, उसके बाद इसका जो अपना टांडा है वो भी बिक जाता है। इसकी जो अपना प्रॉफिट है 3 से 4 लाख रुपए अब पर एकड़ है। किसान किस तरह की वैरायटियाँ लगा के आप समझते हैं कि अपनी इनकम को बेहतर कर सकता है? अच्छा, ये जो मकई है ना हमारे पास, इसको हम खाली ये नहीं कि इसको जाके मंडी में सेल कर रहे हैं, इसकी काफ़ी अपना प्रोडक्ट्स बनती हैं बाहर के मुल्कों में। यू कैन से कि अमेरिका में तकरीबन हर घर में डेली बेस पे ये अब खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ खानों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ठीक है। तो हम 6-6 महीने साल इसको मुंह भी नहीं लगाते। इसमें प्रोटीन भी हैं, काफ़ी इसमें सेहतमंदी है, इसका तेल बनता है और भी बहुत सारी इसके अपना प्रोडक्ट बनती हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते, हमें करना चाहिए। हम वही कर रहे हैं जो आज से 60-70 साल पहले हमारे बड़े कर रहे थे, हम भी वही करें। ज़माना बदल गया, दुनिया बदल गई, हम उधर के उधर ही खड़े हैं। मेरे साथ एहसन रज़ा मली साहब हैं जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अब ये बताइए कि ये जो मकई है, ये जो अभी हम जिस फील्ड में खड़े हैं, इसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली लगाई हुई हैं? मकई जो है ये हमारे मुल्क की गंदम और चावल के बाद तीसरी बड़ी फसल है, जो कि पाकिस्तान में 1.6 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर काश्त होती है और इससे हमें 9.8 मिलियन टन पैदावार हासिल होती है। तो पाकिस्तान में जो मकई है वो जानवरों की खुराक, इंसानों की खुराक और जानवरों के लिए सब्ज़ चारा और साइलेज के लिए काश्त की जाती है। तो पाकिस्तान में जो मकई पैदा होती है उसका तकरीबन जो 65% है वो एनिमल फीड में इस्तेमाल होता है। हमारे अदारे ने दोनों मौसमों के लिहाज से जो है वो हाइब्रिड और आम अक़साम जो हैं वो तैयार की हुई हैं, जिनमें से जो मकई की आम अक़साम हैं उनमें साहिवाल गोल्ड, गौहर 19, मलका 2016 और सिमट पाक
जबकि हाइब्रिड अक़साम में FH 1040 और FH 988, YH 57, YH 5561 ये हमारे ऐसे हाइब्रिड हैं जो कि गर्मी को बिलखसूस बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा इनमें पावर है और ये भरपूर गर्म मौसम में भी गर्मी को बर्दाश्त करके भरपूर पैदावार देते हैं। पाकिस्तान में मकई किन किन मौसमों में काश्त होती है यहाँ पे, और इनका किस तरह की सॉइल चाहिए, इसका क्लाइमेट किस तरह का होना चाहिए, जब पोलिनेशन का टाइम आ रहा होता है उस टाइम में किस तरह का वेदर और क्लाइमेट होनी चाहिए? पहले पाकिस्तान में एक ही फसल मकई की लगाई जाती थी और ये अदारा तहकीकात मकई की ख़ास कावश की वजह से जो है अब पिछले तकरीबन 40-50 साल से स्प्रिंग मेज़ इंट्रोड्यूस करवाई। यानी पहले जो मकई है वो सिर्फ आटम सीज़न में मौसमी मकई जिसको कहते हैं, जिसकी सोइंग है वो जुलाई में होती है, जुलाई और अगस्त के महीने में, और जो इस वक्त फसल आपके सामने फील्ड में खड़ी है और इसकी बर्दाश्त जो है वो दिसंबर में होगी। तो दूसरी फसल जो है जो अदारे की काबशों की वजह से एक नई फसल ऐड हुई है वो बहारिया क्रॉप है, जो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक उसका सोइंग टाइम है और वो अप्रैल और मई के महीनों में पक कर जो है बर्दाश्त के लिए तैयार हो जाती है। तो मकई की हमारी दोनों फसलों को ख़ास तौर पे फ्लावरिंग के वक्त जो है ना वो शदीद गर्मी का सामना होता है। तो जो स्प्रिंग क्रॉप है, जो बहारिया क्रॉप जिसको हम कहते हैं, वो जब फ्लावरिंग में आती है तो उस वक्त अप्रैल का एंड या मई का स्टार्ट होता है, जब दर्जा हरारत जो है वो 40 से ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो हमारी ये जो लोकल वैरायटीज़ हैं ये इस शदीद गर्मी को बर्दाश्त करने की अहलियत रखती हैं। तो मकई को इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए इसको आम या कमज़ोर ज़मीन में काश्त नहीं करना चाहिए। इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए जो बारी महरा ज़मीन है वो सिलेक्ट करनी चाहिए, जिसमें पानी का नकास, पानी को जज़ब करने की सलाहियत मौजूद हो और उसमें नामियाती मादे की मिकदार ज़्यादा हो, तो मकई जो है वो हमें ज़्यादा पैदावार देगी। बिल्कुल ठीक। दुनिया फी एकड़ पैदावार कितनी ले रही है और पाकिस्तान में इस कितनी है, और ये डिफरेंस कितना है दुनिया का और हमारा पाकिस्तान का? इसमें देखिए जी, हमारी जो लोकल वैरायटीज़ हैं वो बेहतरीन पैदावार दे रही हैं। इसमें आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि दुनिया में क्रॉप का ड्यूरेशन क्या है और हमारी क्रॉप का ड्यूरेशन क्या है। अच्छा जी, ठीक। हमारी जो स्प्रिंग क्रॉप है उसका ड्यूरेशन जो है वो 115 से 120 दिन है। इसी तरह जो हमारी मौसमी मकई है जिस वक्त जो फील्ड में लगी हुई है, इसका दौरानिया जो है वो 105 से 110 दिन है। अच्छा, अमेजिंग। तो हमारी जो मकई है वो 3-3.5 महीने की क्रॉप है, जबकि दुनिया में जो फ़ी एकड़ पैदावार सबसे ज़्यादा जो अमेरिका की है, लेकिन वहाँ पे क्रॉप ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का है। यानी बाकी ममालिक जो है वो एक फसल ले रहे हैं साल में और हम 2 ग्रेन क्रॉप्स ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम साइलेज वगैरह की बात करें या ग्रीन फाडर की, तो हम 3 से 4 क्रॉप्स लगा सकते हैं पारी है। तो हमारे मकई में 2 तरह की अक़साम जो है वो काश्त की जाती हैं, एक आम अक़साम है और दूसरी हाइब्रिड अक़साम है। तो हमारी जो आम अक़साम है जिनको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ कहते हैं, जिनमें मलका है, साहिवाल गोल्ड है, गौहर है, उनकी पैदावारी सलाहियत 80 से 90 मन फ़ी एकड़ है। बिल्कुल ठीक। जबकि जो हाइब्रिड अक़साम है इनकी स्प्रिंग यानी बहारिया मौसम में जो इनकी पैदावार है उसका पैदावारी सलाहियत है वो 130 से 140 मन फ़ी एकड़ है। और अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करें तो पाकिस्तान की जो हाइब्रिड की एवरेज है वो 90 मन फ़ी एकड़ है, और दूसरी जो वैरायटीज़ हैं आम अक़साम, उनकी औसत पैदावारी सलाहियत जो है वो 40-50 मन फ़ी एकड़ तक है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुन्निसा साहिबा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मकई के प्रोग्राम के हवाले से हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मकई जो है हमारी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो हम पैदा करते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, इंसानी खुराक में और एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन ज़रा करवा दूँ। मैं आजकल डायरेक्टर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस भी हूँ
और वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन की नायब सदर वुमेन विंग भी हूँ। और इसके अलावा भी कुछ मेरे पास इस किस्म के ओहदे हैं जो कि मैं जिससे मेरी इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस बढ़े हुए हैं। इसमें जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना डिफरेंट सेगमेंट में, ख़ासतौर पे कॉर्न्स का, तो कॉर्न्स के जो है 60 to 65% तो पोल्ट्री इंडस्ट्री में कंजम्पशन है उनकी फीड में। और जहाँ तक लाइफ स्टॉक की फीड है, हम अभी फॉडर की बात नहीं कर रहे हैं, फीड में तकरीबन 20 to 25% इसकी कंजम्पशन हो रही है। और इसी तरीके से ह्यूमन कंजम्पशन भी होती है। ऐसी जड़े खाने ना रोटी सर्दियों से जो कई की रोटी होती है, तो बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट्स अब उसमें बड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। 10 to 15 तो जो है हम मुझे कुछ डेटा मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन लास्ट जो ईयर्स में कुछ ऐसी ह्यूमन कंजम्पशन की इंडस्ट्री लगी है जिसमें कि इसके काफ़ी सारे स्नैक्स बनने शुरू हुए हैं कॉर्न्स के हवाले से, क्योंकि दुनिया में भी लोग जो ह्यूमन कंजम्पशन में काफ़ी कॉर्न्स यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अब इसका ह्यूमन कंजम्पशन में भी इसका इन है। जिस तरह आपने कहा कि इसकी डिफरेंट सेगमेंट में इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, तो इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, जैसे क्या इसके अंदर अल्लाह ताला ने चीज़ें डाली हैं जो हमारे जानवरों के लिए, इंसानों के लिए और मुख्तलिफ सेगमेंट्स में इस्तेमाल होती हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं ना ग़िज़ाइयत के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हवाले से, तो ये जिनास में आता है जिसमें हमारा मकई है, चावल है, गंदम है, मिलेट है, जो जवी, ये हमारे सारे जितने भी सीड्स हैं ये हमारे अजनास में या सीरियल्स में आते हैं। और ये सारे के सारे हमारे एनर्जी के यूज़ में यानी कि के एरिया में यूज़ होते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी खुराक होती है वो ये एनर्जी का मेजर पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या नशास्ता होता है। तो क्योंकि इसका ये हमारी स्टेपल फूड नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की कंजम्पशन में जाता है। हमारी तो स्टेपल फूड गंदम है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स है, हम और न्यूट्रिएंट को छोड़ दें, लेकिन मेजर सोर्स ये एनर्जी का ही है। चाहे वो पोल्ट्री में यूज़ हो रहा है, चाहे वो लाइफ स्टॉक में यूज़ हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज़ हो रहा है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे दुनिया की अगर पॉपकॉर्न की इंडस्ट्री देखें तो $12 बिलियन की सिर्फ अमेरिकन पॉपकॉर्न खा जाते हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम छोटे किसान जो हैं उनको अगर हम इस आइडिया पे बात करें, इसकी क्या ऐसी न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से अमेरिकन जो है इतना पॉपकॉर्न ऐसे स्टार्टर खाते हैं जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम नहीं खाते, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं कि पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है या बेबी कॉर्न है, ये खाना कितना ज़रूरी है, इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है? एक्चुअली वो वीट को एज सच पूरा स्टेपल फूड नहीं, किसी जगह पे पोटैटो है, किसी जगह पे कॉर्न है और किसी जगह पे वीट है, किसी जगह पे राइस है। ये जो एनर्जी के सोर्स है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरिया में हमारा जियोग्राफिकल वहाँ की प्रोडक्शन के हवाले से है। तो वहाँ पे कॉर्न्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया। हाँ, 80 भी छोटे होंगे छलियाँ बहुत खाते सी है, ये नहीं अभी भी खाते हैं, अभी भी हमारी हर रोड पे भी मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग इसको एज अ साइड सोर्स ले रहे होते हैं कि चलो जी मौज में खा ली। वहाँ पे उन लोगों ने इसको एक डाइट का मेजर हिस्सा बनाया हुआ। अब हमारे तो बहुत अच्छे सनमा चले जाओ तो वहाँ पे कॉर्न्स का पूरा वो मिलता है। डॉक्टर साहब जैसे अभी हम देखें ये मेज़ जो है ये बिल्कुल गोल्डन एक सोने की तरह की है और ये सोना ही है हमारा, तो इसमें जो सोने का रंग है, ये जो गोल्डन कलर है, इसकी कोई न्यूट्रिशन है, इसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स कंपाउंड है जिसकी वजह से इसका रंग है, और ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है इंसानी बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर? जितने भी आजकल हमारी रिसर्च हो रही है ना, वो सारी न्यूट्रिस्टिकल कंपाउंड पे फोकस हुआ है, चाहे वो फूड साइंटिस्ट है, फार्मासिस्ट है या ईस्टर्न मेडिसिन के लोग हैं या हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो इसमें जो इसका कलर है, ये कलर का भी एक अलग एक करैक्टर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना गाजर बहुत खा लो तो वो जी इसमें आँख नज़र के लिए बहुत अच्छा, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, तो इसमें भी यही कलर जो सा है हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। ये द बेस्ट वन है क्योंकि इसमें ल्यूटिन, ज़ैंथिन और ज़ियाज़ैंथिन होती है। ये तीनों कंपाउंड जो से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये नॉट ओनली फॉर दी ह्यूमंस, पोल्ट्री में भी ये इसीलिए येलो कलर यूज़ होता है क्योंकि अंडे की सर्दी का रंग भी येलो हो जाए, और ये उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये मैक्सिमम इसकी जो न्यूट्रिएंट हैं ज़ैंथिन और ज़ियाज़ैंथिन के, वो अंडे में चले जाते हैं, तो वो ज़ाहिर कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर यही है कि हमारी आईसाइट आजकल बहुत कम हो रही है बच्चों की, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती टाइम दिया।
मेरे साथ अभी मौजूद है आमिर शहजाद, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं यहाँ पे मेज़ रिसर्च स्टेशन जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कॉर्न जो है, मेज़ की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू एड प्रोडक्ट बनती हैं जो हमारे लोगों को पता लगना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट में जो है ना मकई पाई जाती है। वैल्यू एडिशन से पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि दुनिया में इसकी क्या वैल्यू है, पाकिस्तान में क्या वैल्यू है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इसकी जीडीपी में 0.7% शेयर है। अगर वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर के अंदर देखी जाए 2.9%, तकरीबन आप कह सकते हैं 3% तक। और पाकिस्तान की ग्रेन के हिसाब से दूसरे नंबर पे मेजर क्रॉप है। अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में 30% लोग तकरीबन इस पर डिपेंड करते हैं एज आ फूड। स्पेशली आपने अफ्रीकन कंट्री के अंदर देखा होगा, उधर वीट और राइस ग्रो करना मुश्किल है, बहुत सारे इलाकों में नहीं हो पाता। तो इसलिए लोग फिर मेज़ थोड़ी सी हार्ड क्रॉप है, गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है, C4 इसीलिए इसको कहते हैं। तो लोग इस तरफ जा रहे हैं, इसलिए 30% तक दुनिया की जो बेसिक नीड है खाने की वो मेज़ पूरी कर रही है। अगर इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो अभी हम 100 ग्राम में लेंगे। अगर 100 ग्राम में ग्रेन लेता हूँ तो उसके अंदर इसमें जो कार्बोहाइड्रेट जिसको कार्ब्स कहेंगे वो 60 से 65% होंगे, और जो प्रोटीन है वो 8 से 10% होगी, और जो ऑयल है वो 2 से 3%। ये नॉर्मल मेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर हम मल्टीविटामिन देखें इसमें, तो इसमें B है, C है, और इसके अलावा इसके अंदर अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। और मिनरल्स की बात करें, आयरन इसके अंदर है और पोटाश इसके अंदर है। तो कौन सी इंडस्ट्रियल जो यूज़ है हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनती हैं, वो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे। हाँ, मेज़ की दुनिया भर में तो बहुत सारी प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लोरिश नहीं है, तो कुछ प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर भी हैं, तो उसमें मैं वन भी वन करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आ जाती है ये है मेज़ स्टार्च, बड़ी फेमस है। ये जो हमारा फूड है उसको थिकनेस एज अ थिकर इस्तेमाल हो रही है। जैसे हम कस्टर्ड खाया होगा, आइसक्रीम खाई होगी, तो उसमें जो गाढ़ापन होता है जो वाला आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, मेज़ स्टार्च की वजह से। इसके अलावा जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहा है। हमने माया वाले कपड़े पहने होंगे, उसके अंदर भी ये स्टार्च इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद मैं आता हूँ मेज़ फ्लोर के अंदर। आपको पता है सर्दियाँ आने वाली हैं, साग, मकई की रोटी और मक्खन वगैरह बड़ी एक फेमस प्रोडक्ट है हाँ पंजाब की। तो ये मकई का आटा है। और उसके बाद एक डिज़ीज़ होती है सेलिक डिज़ीज़, जिसमें ग्लूटेन इनसेंसिटिव कुछ लोग होते हैं जो ग्लूटेन या वीट की रोटी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत अच्छा आटा है। उसके अलावा जो मल्टीग्रेन आटे का कंसेप्ट आ रहा है, उसके अंदर भी ये मेज़ का आटा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है ये डेक्सट्रोज, इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, या इसका जायका स्वीट होता है। ये बिस्किट इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारी ड्रिंक्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, स्क्वैशी जूसेस बनाने के लिए उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। उसके आगे आता है कॉर्न ऑयल। ये थोड़ा सा महंगा होता है, न्यूट्रिशन वाइज भी अच्छा होता है। ये घरों में खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने बायोडीज़ल का सुना होगा, अमेरिका और कनाडा में मकई से हम बायोडीज़ल जब गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो इसी ऑयल से इथाइल अल्कोहल तैयार करते हैं और इसी से गाड़ियाँ चला रहे हैं। इसको बाद में करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बोलेंगे। ये कॉर्न फ्लेक है, नाश्ते के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न की एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। और ये कॉर्न केक है जो जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑयल वगैरह निकालने के बाद जो इसमें बेसिक प्रोडक्ट हैं, ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास केक बचेगा, तो एनिमल फीड के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब आते हैं पॉपकॉर्न। बड़ा दुख होता है देख के, जो हमारे शॉप्स हैं उधर आपको ना पापड़ मिलेंगे, डिफरेंट केमिकल बेस्ड मसाले लगे होते हैं, जिससे बच्चों को किडनी के मसाइल आ रहे हैं। तो मेरी वालिदैन से आपके थ्रू रिक्वेस्ट है कि आप उनको उस चीज़ से हटा के ये पॉपकॉर्न लेके आएँ। इसको ऐसे बनाने का तरीका, थोड़ा सा ऑयल ले लें, ऑयल डाल के थोड़े से इतने से दाने ग्रेन डाल के थोड़ा सा हिलाएं, विदिन 1 मिनट हल्की आंच पे ये बन जाएंगे। अगर थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर डाल दें, ये मीठे हो जाएंगे। इतना सा पैक होता है, 200-300 रुपये का मिलता है, और बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है। और जो पापड़ या एक्स्ट्रा चीज़ें जो नुकसानदेह हैं अभी पाकिस्तान में बरमार है इसकी, उससे बचाएं अपने बच्चों। सिर्फ अमेरिका में $12 बिलियन की ये इंडस्ट्री है पॉपकॉर्न की, और वो खाते हैं। हम यहाँ पे पापड़ या इस तरह की नुकसानदेह चीज़ें खाते हैं, और वो ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ें हैं।
तो मैं समझता हूँ हमारा जो छोटा किसान है, अगर वो पॉपकॉर्न की जो इसकी वैरायटियाँ उगाना शुरू करे और उसको अपना ब्रांड बनाए, तो मेरा ख्याल है वो बड़े अच्छे पैसे कमा सकता और मिडल मैन और मार्केट से उसकी जान छूट जाएगी। तो इसके लिए कि आपने कोई वैरायटी बनाई है यहाँ पे जो हमारे छोटे किसान हैं उसको लगा सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें आगे पे। मेज़ एंड मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल में जो वाक़ है यूसुफवाला अड्डा पे, उसने हमें एक वैरायटी तैयार की है। ये है स्वीट कॉर्न, जिसको हम कैंड प्रोडक्ट प्रिजर्व करके खाते हैं। काफ़ी 400-500-600 रुपए का 300-400 ग्राम का कैन मिलता है। अच्छा। तो आप इसकी ये आ सकते हैं इस तरफ। और अभी हम पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न की छल्ली है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसकी वजह से ऊपर स्टार्च हार्ड होता है, दाना फिर बस्ट करने में मदद मिलती है, थोड़ी सी हीट मिलती है, दाना बस्ट हो जाता है। इसमें कौन सी वैरायटी जो आपने बनाई है इसके अंदर? ये वाली हमारी पॉप 1 है और इसका नाम ये स्वीट कॉर्न है। आम मकई की निस्बत इसमें स्वीटनेस ज़्यादा होती है। आम मकई में बीज अवेलेबल है? जी आम मकई में 3% होती है, इसमें 10% है। और इसका बीज अवेलेबल है आपको साहिवाल जो है उधर यूसुफवाला अड्डा है, काड़ा वाली साइड पे जाएं, मेन रोड पे आपको बीज मिल सकता है। हमारे आम जो किसान है वो किस तरह बेनिफिट्स जो है ना हासिल कर सकते हैं, कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं और ये किस तरह चीज़ें उनके लिए मददगार साबित हो सकती हैं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ किसान और मार्केट या जो इंडस्ट्री उसके अंदर काफ़ी गैप है। तो इसके लिए हुकूमती लेवल पे कोशिश होनी चाहिए, एग्जीबिशन डिज़ाइन करें, उसमें किसानों को मदऊ किया जाए ताकि एक इंडस्ट्री और किसान आमने सामने आएँ और वो आपस में कोई प्रोजेक्ट चला के अपना इस तरफ वैल्यू एडिशन में आएँ। जैसे हमारे मुल्क के अंदर दराज ऐप है, चाइना के अंदर अली एक्सप्रेस है। आप एक एग्री प्रोडक्ट के नाम की, सिर्फ एग्री प्रोडक्ट नाम की पाकिस्तान में ऐप लॉन्च करें, जिसमें 1 एकड़ वाला, 2 कनाल वाला या 10 एकड़ वाला किसान आए, अपनी जितनी भी उसकी बाई प्रोडक्ट हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट जिसमें व्हीट राइस आएगा, बाई प्रोडक्ट जिसमें ये चीज़ें पड़ी हैं, वो अपनी उधर डिस्प्ले पे लगाए, लोग डायरेक्ट उससे खरीदें। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा कि हमारी जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है किस तरह वो मकई की पैदावार को बेहतर करके मुल्क की सालमियत को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।